हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे। हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडे चलाएंगे तो हम तिरंगा लहराएंगे। अगर आपके सामने कोई इस तरह का भड़काऊ भाषण दे तो आप उसको तुरंत दिल्ली पुलिस के हवाले कर दीजिएगा, क्योंकि बीते रविवार यानी कि 13 सितंबर को देर रात 11 बजे दिल्ली पुलिस ने जेएनयू से पीएचडी कर चुके डॉक्टर उमर खालिद को दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस का ऐसा कहना है कि उसके पास उमर खालिद के खिलाफ 11 लाख पन्नों का सबूत है। यानी कितने मजदूर मर गए सरकार के पास इसका कोई डेटा नहीं है, कितने हेल्थ केयर वर्कर मर गए सरकार के पास इसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन एक आदमी के खिलाफ 11 लाख पन्नों का सबूत है। मुझे लगता है अगर उन पन्नों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो अभी स्पेस से सिर्फ दो ही चीजें नजर आएंगी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और उमर खालिद के खिलाफ सबूत। तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पर मुख्य रूप से क्या आरोप लगाए हैं। जो पहला आरोप है वो ये है कि उमर खालिद ने 8 जनवरी को, ये तारीख याद रखिएगा, 8 जनवरी को एक मीटिंग की जिसमें ताहिर हुसैन और खालिद सैफी भी शामिल थे। और उस मीटिंग में उमर खालिद ने डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान आने पर एक बिग ब्लास्ट की प्लानिंग की। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे की पहली जानकारी, वो भी अनऑफिशियल सूत्रों के हवाले से, वो 13 जनवरी को हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी। तो मतलब क्या दिल्ली पुलिस ये कहना चाहती है कि उमर खालिद को 5 दिन पहले पता चल गया? मतलब मुझे तो लग रहा था कि हिंदुस्तान में डोनाल्ड ट्रंप का बेस्ट फ्रेंड कोई और है, लेकिन वो तो उमर खालिद निकले कि डोनाल्ड ट्रंप भारत सरकार से पहले उमर खालिद को अपने आने की जानकारी दे देते हैं। जो दूसरा आरोप है वो ये है कि उमर खालिद ने एक प्राइवेट मीटिंग में अपने साथियों के साथ उनको भड़काया और कहा कि अब किसी भी हद तक गुजर जाना होगा सीए प्रोटेस्ट को लेकर। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि 1 सितंबर को उमर खालिद ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनको ये पता चला है कि उनके एक जानने वाले इंसान को दिल्ली पुलिस ने पहले बुलाया इंटरोगेशन के लिए और फिर उस पर यह दबाव बनाया कि वो उमर खालिद के खिलाफ फॉल्स स्टेटमेंट पर साइन करे, नहीं तो उसको यूएपीए की धमकी दी गई। अब देखिए कि यही कारण है कि पुलिस किस तरह दबाव में ऐसे कन्फेशन निकलवाती है। यही कारण है कि कोर्ट्स के अंदर सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत पुलिस कस्टडी में दिए गए कन्फेशन की कोई अहमियत नहीं है। इसका यही कारण है। जो तीसरा जो आरोप है उमर खालिद पर वो ये है कि उमर खालिद ने भड़काऊ भाषण दिया। उमर खालिद का जो भाषण है जो उन्होंने 17 फरवरी को अमरावती में दिया था वो यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उस भाषण में ये बात सही है कि उमर खालिद ने सड़कों पर आने के लिए कहा, लेकिन उमर खालिद ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हमें महात्मा गांधी के दिए गए हथियारों का इस्तेमाल करना है और वो है सत्याग्रह और अहिंसा। और अगर अहिंसात्मक रूप से अपने अधिकारों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरना अगर गुनाह है तो सबसे पहले तो भाजपा के नेताओं पर मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि जब विपक्ष में थे तो वो भी सड़कों पर उतरते थे। एक लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन अपराध नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस को ऐसा लगता है कि अमरावती, जो कि दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर है, वहां पर महात्मा गांधी, प्रेम, शांति को दिया गया भाषण, उसकी वजह से दिल्ली में दंगे भड़के। लेकिन दिल्ली में ही 23 फरवरी को यानी दंगों से ठीक पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में कपिल मिश्रा ने जो धमकी दी थी कि अगर दिल्ली पुलिस एंटी सी प्रोटेस्टर्स को नहीं हटाती है तो वो और उनके लोग खुद सड़कों पर आ जाएंगे, उसमें दिल्ली पुलिस को कुछ भी गलत नहीं लगता है। और कपिल मिश्रा का जो ये भाषण है उसको हम अलग करके नहीं देख सकते। इनका जो पूरा एक मॉडल है, जो डिजाइन है, वो बिल्कुल सेम है। आप देखेंगे कि 20 दिसंबर को कपिल मिश्रा ने दिल्ली के मुख्य जगह यानी कि कनॉट प्लेस में एक प्रो सीए रैली निकाली थी जिसका मुख्य नारा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। 27 जनवरी को केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक रैली निकाली जिसका नारा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और उसमें कह रहे थे कि इतनी जोर से बोलिए कि गिरिराज जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए। कभी कभी होता है कि हम किसी और को कॉल लगाते हैं लेकिन रॉन्ग नंबर लग जाता है, तो रॉन्ग नंबर लग गया होगा कहीं गोपाल शर्मा को, और 30 जनवरी को पहुंच गए जामिया में बंदूक लेकर और उन्होंने गोली भी चला दी। आप देखेंगे कि सेडिशन पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में ये बार बार कहा गया है कि सेडिशन तभी अप्लाई हो सकता है जब किसी भाषण के बाद हिंसा हुई हो। तो ये तो क्लियर एक सेडिशन का केस है कि 27 जनवरी को अनुराग ठाकुर नारे देते हैं और 30 जनवरी को बंदूक लेकर गोपाल शर्मा पहुंच जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस को इसमें भी कुछ गलत नहीं लगता है। शाहीन बाग में भी कपिल गुज्जर बंदूक लेकर पहुंच गया, जो अभी जमानत पर बाहर है।
लेकिन दिल्ली पुलिस को इन नारों में कुछ भी गलत नहीं लगता है। ये बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर इन नारों से दिक्कत क्या है, देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए, उन्हें गोली तो मारनी चाहिए। देखिए, इन नारों के साथ दिक्कत ये है कि जो लोग पावर में बैठे हैं वो जनता को ये पावर दे रहे हैं, ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि पहले आप ये तय करें कि कौन इस देश का गद्दार है और फिर आप खुद ही फैसला कर लें कि जाकर उसको गोली मार दें। तो आप देखिए कि 30 जनवरी 1948 को भी एक आदमी जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, उसने ऐसे ही तय कर लिया कि महात्मा गांधी इस देश का गद्दार है और उसको जाकर गोली मार दी। तो आप देखें कि ये गोडसेवादी सोच है कि ये लोग खुद गद्दार पहले तय करेंगे और जाकर गोली मार देंगे। और ये बार बार पूछते हैं कि अगर आप इस देश के गद्दार नहीं हैं तो आप इस नारे से बुरा क्यों मानते हैं। आप देखिए कि ये जो नारा ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, ये नारा प्रो सीए रैली का मुख्य नारा था। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग सीए के खिलाफ थे उनके लिए इस्तेमाल हो रहा था। और सीए के खिलाफ कौन लोग थे? मुख्य रूप से सारे प्रदर्शनों में, चाहे वो शाहीन बाग हो या देश भर में जो प्रदर्शन है उसमें मुस्लिम महिलाएं शामिल थी। तो एक तरफ बीजेपी कहती है कि वो मुस्लिम महिलाओं की हितैषी है क्योंकि उसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक कानून लाया है, लेकिन जब वही मुस्लिम महिलाएं विरोध प्रदर्शन करती हैं तो उनको गद्दार बोला जाता है और उनको गोली मारने की बात की जाती है। और अगर इस नारे के साथ कोई दिक्कत नहीं है तो आप संविधान में संशोधन कर दीजिए ना, आप वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगह वी द शूटर्स ऑफ इंडिया कर दीजिए। आप तो वो भी कर सकते हैं, आपके पास बहुमत है। और ये बात सही है कि चाहे वो उमर खालिद हो या सीए का विरोध कर रहे तमाम लोग हों, उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं, जो चार्जेस हैं वो बेहद गंभीर हैं। लेकिन ऐसे ही गंभीर आरोप तो डॉक्टर कफील खान पर भी लगे थे। डॉक्टर कफील खान पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर उनको 7 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन उनका जो बेल ऑर्डर आया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जब आप वो ऑर्डर पढ़ेंगे तो आप उस पर ताली जरूर बजा सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर कफील खान से नजरें नहीं मिला पाएंगे। उस जजमेंट में यह साफ लिखा है कि डॉक्टर कफील खान ने तो राष्ट्र की एकता और अखंडता का संदेश दिया था। तो आप देखें कि एक इतना कठोर कानून, एनएसए जैसा कानून, जब राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करने वाले एक डॉक्टर पर लगाया जा सकता है तो ये सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए कि दिल्ली दंगों में भी उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। और दिल्ली दंगों की ही बात करें तो पिंजरा तोड़ की सदस्य नताशा नारवाल और देवांगना कलिता, इन दोनों को बेल देते वक्त कोर्ट ने यह साफ कहा है कि इन दोनों के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं है, ऐसे कोई वीडियो नहीं है जिसमें यह जाहिर होता है कि ये दोनों हिंसा के लिए भड़का रही थी। तो ये सवाल तो उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस के पास उमर खालिद और बाकी जो लोग नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे थे, उनको जो गिरफ्तार किया गया है, क्या दिल्ली पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई सबूत है, या फिर दिल्ली पुलिस ये जानती है कि कोर्ट में ये आरोप नहीं टिकेंगे इसलिए यूएपीए जैसे खतरनाक कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, ये सीए मुसलमानों का मामला है, ये जो अरेस्ट हो रहे हैं ये भी मुसलमानों का मामला है, तो हम चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर आज आप खामोश रहेंगे तो उसका खतरा क्या होगा ये भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। जो टीवी पर आपके चिल्लाने वाले एंकर्स हो, जब यूएपीए के बारे में बात करेंगे तो आपको नहीं बताएंगे कि एक संस्था है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, जिसने एक मुहिम शुरू की कि ड्राफ्ट टीआईए बिल के खिलाफ आपको अगर कोई दिक्कत है तो वो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को आपकी तरफ से ईमेल करेंगे। ये संस्था पर्यावरण के लिए काम करती है। तो दिल्ली पुलिस ने इस संस्था को यूएपीए की धमकी दे दी और उस धमकी में ये साफ लिखा था कि आप जो ये ईमेल कर रहे हैं मंत्री को, ये एक्ट ऑफ टेरर है। तो आप सोचिए कि आपकी चुप्पी का नतीजा ये हुआ कि मंत्री को ईमेल करना भी एक्ट ऑफ टेरर है। और उस फ्राइडेज फॉर फ्यूचर संस्था में मुसलमान नहीं है सिर्फ, उसमें आपके भी बच्चे होंगे, उसमें स्कूली बच्चे शामिल हैं। तो आप इस खतरे को समझिए। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं तो आपको इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठाना चाहिए। अभी 2 अक्टूबर आ रहा है, महात्मा गांधी की जयंती आ रही है, तो इस देश में ये जो गोडसेवादी नारे चल रहे हैं, जिसको देशभक्ति का नारा बताया जा रहा है, आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और जो लोकतांत्रिक आवाज़ों को जेल में बंद किया जा रहा है उसके खिलाफ आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। शुक्रिया।